गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज से हम 11th 12th प्लस सीए फाउंडेशन की स्टडी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डी.के. गोयल सर की बुक से 11th 12th की स्टडी करेंगे और सीए फाउंडेशन की जो मॉड्यूल है उससे सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए, और प्लस सीए फाउंडेशन का भी ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ही है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके लिए पहले हमें अकाउंट्स का मतलब समझना होगा। अकाउंटिंग तो बात की बात है, पहले आपको मतलब समझना होगा कि अकाउंट क्या होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर मेमोरी पर्पस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस, यानी फ्यूचर में किसी रिकॉर्ड के लिए या अपनी मेमोरी के लिए किसी भी चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप रिकॉर्ड करें, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट का मतलब सिंपल फॉर्म में हो गया किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। अब इसमें आईएनजी लग जाता है, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग को थोड़ा डीप में। उससे पहले हमें कुछ कीवर्ड समझने होंगे। कीवर्ड्स, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप और वो चीज़ नहीं है आपके लिए, तो पहले आपको कीवर्ड समझने होते हैं या कोई टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल वर्ड समझने होते हैं। अगर आप कीवर्ड या उन टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको इतना समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जब पहली बार कंप्यूटर की स्टडी की होगी, कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, राइट? तो आपको अगर सीधे लैब में ले जाया जाता और आपके टीचर आपको बोलते कि माउस पे हाथ रखिए, तो माउस का मतलब तो जनरली आप रैट समझते, चूहा, राइट? जबकि माउस का मतलब, अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक डिवाइस है जो आपकी हेल्प करता है कर्सर को इधर से उधर करने में। इसी तरह कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, ये चीज़ें पहले पढ़ाई जाती हैं कंप्यूटर सिखाने से पहले, तभी आपको कंप्यूटर का मतलब समझ में आता है, आप कंप्यूटर सीख पाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग समझनी है तो पहले आपको कीवर्ड समझने होंगे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उन कीवर्ड्स का मीनिंग जब आपको आ जाएगा तो अकाउंटिंग पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन उठता है कि अकाउंट क्यों मेंटेन किए जाते हैं, क्या मोटिव है अकाउंट मेंटेन करने का। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप एंड में ये जानना चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस पता करना होगा आपको, तभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। या फिर आपको किससे कितने रुपए लेने हैं और किसको कितने देने हैं, यानी आपके लोन कितने हैं, आपने लोन ले रखा है किसी से तो कितना पेंडिंग है, और अगर आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो वो आपके पास कलेक्शन राइट कितना है, आप कितना कलेक्ट करेंगे सामने वाले से। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। फिर एंड में हम रिजल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, हमारे लोन लेना देना कितना है, कितना पेंडिंग है, हमें किसी आदमी को कितना अमाउंट देना और किससे कितना लेना है। तो हम डी.के. गोयल सर की बुक से पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है। ये पैराग्राफ अकाउंटिंग की नीड बता रहा है, मीनिंग नहीं बता रहा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मीनिंग इसमें आगे आएगा, देखिए। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में, ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने कितना फ़ायदा उठाया, कितना लॉस उठाया। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्ट इन द बिजनेस। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर आप 11th क्लास में हैं तो कैपिटल का मतलब होता है कि जो ऑनर जो इन्वेस्ट करता है अमाउंट बिजनेस में। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पैसा आप लेके आते हैं बिजनेस में, आप चाहे कैश में लेके आ रहे हैं, काइंड में, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है पर आपने अपनी बिल्डिंग दे दी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब भी कैपिटल का पार्ट है। तो कैपिटल मतलब जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पैसा लगाता है, अब वो कैश फॉर्म में भी लगा सकता है और नॉन काइंड चीज़ों में भी, नॉन मतलब काइंड के फॉर्म में भी लगा सकता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, आपको कितना देना है, एंड टू हुम दे ओव इट, और किसको देना है। हाउ मच इज ओव टू देम, कितना लेना है, बाय हुम, किससे लेना है, एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन, ये सब सूचनाएं जानने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर इनटू ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे कि आपको किससे कितना लेना है, कितना देना है, और कितने खर्चे आपके हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, तभी आप प्रॉफिट और लॉस जान पाएंगे। By keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchase, कि कितना आपने खरीदा है सामान, how much is the amount of sale, कितना आपने बेचा है, what are his total expenses, आपके साल भर के खर्चे कितने हैं, and what is the amount of profit earned और लॉस incurred during the year, आपके कितने प्रॉफिट और लॉस हैं।
फर्दर मोर इसके अलावा ही कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ हिज बिजनेस। फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब क्या हुआ सर? दो वर्ड अभी आगे आएंगे, डीप में आप आगे भी पढ़ेंगे। एक होता है फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। एक वर्ड होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपको किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। ठीक है, एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसे आप क्या बैलेंस शीट बोलेंगे। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है बिजनेस की, कि वहाँ पे आपको लोन लिखे जाते हैं एक साइड, कि किसको कितना देना है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, मतलब किसको कितना पे करना है, और आपकी असेट कितनी है। असेट मतलब जो चीज़ें आपके कंट्रोल में आपकी हैं उसे असेट बोलते हैं। इनके डीप मीनिंग और आगे आएंगे। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल पोजीशन एक स्टेटमेंट होगा जिसे आप बैलेंस शीट बोलेंगे। अभी आप आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए बनाई जाती है। एक साइड होती है लोन साइड यानी लाइबिलिटी साइड, एक साइड होती है इसकी असेट। असेट मतलब वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, जो आपको बेनिफिट्स पहुंचाएंगी, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, किसी को आपने उधार सामान बेचा एटसेट्रा, उससे पैसे लेने, तो वो आपके लिए असेट है, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर कोई बोलता है तो आप प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो आपकी असेट और लायबिलिटी जानने में इंटरेस्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कैपिटल इट हैज़ एट द एंड ऑफ द ईयर। आपकी कैपिटल कितनी है, यानी बड़ी कैपिटल या घटी। अगर लॉस होता है बिजनेसमैन को तो कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि जो पैसा लगाया वो कम हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपको खर्चा ज़्यादा हो गया। अगर इनकम होती है तो कैपिटल बढ़ जाती है। एंड हाउ दैट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट। और जो पैसा आपने लगाया बिजनेस में किन किन एसेट में लगा। अगर आपने 10 करोड़ दिए हैं बिजनेस में, तो 10 करोड़ में से फर्नीचर कितना खरीदा आपने, बिल्डिंग कितने की खरीदी, तो वो आपको बताना होता है। वो अकाउंट्स आपको बताता है अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक, कितना पैसा आपने लिया, एंड फ्रॉम होम, किससे लिया, एंड हाउ मच अमाउंट ही लायबल टू पे, किसको कितना देना है, एंड होम। बिसाइड इसके अलावा द प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट आर हेल्पफुल इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में टैक्सेस, कि अगर आप ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि सरकार को कितना टैक्स देना है। इनकम टैक्स जो इनकम पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर आप किसी को गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो आपको उस पर जो टैक्स देना होता है उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। ये भी आप आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। एंड आर एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेन एवर नीडेड। और अगर आप कोर्ट मान लीजिए केस कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आप पर, कि आप टैक्स तो ज़्यादा ले रहे हैं पर दे नहीं रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट में प्रूफ के तौर पे अपनी अकाउंट्स की बुक्स जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं दिखा सकते हैं, और कोर्ट आपके ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करता है एज ए प्रूफ। प्रूफ तो मांगेगा कोर्ट कि आप अपनी इनकम की और खर्चों की डिटेल दीजिए, ताकि चेक किया जा सके आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं कोर्ट में एज ए प्रूफ। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अकाउंटिंग की नेसेसिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नाउ डेज इन दिनों द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स गिव द आंसर ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में आपका खर्चा कितना हो, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इज सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट। क्या जो आपने खर्चा किया वो रीजनेबल है, कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया। आपको अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तभी तो पता रहेगा ना कि कोई पैसा कितना लग रहा है, किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लग रहा है। कैन इट बी रिड्यूस, क्या उस खर्चे को घटाया जा सकता है, एंड इफ सो यदि हाँ, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से आप उस खर्चे को घटा सकते हैं। जैसे ए बी सी 3 तरह का रॉ मटेरियल होता है, कैटेगरी होती है मार्केट में, ए क्वालिटी का मटेरियल, बी क्वालिटी का मटेरियल। तो हो सकता है बी क्वालिटी का मटेरियल भी खरीद सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ज़बरदस्ती आप महंगा मटेरियल खरीद रहे हैं जबकि सेल तो इतनी हो नहीं रही है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो ऑन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल निकालेंगे। दस इसलिए हम बोल सकते हैं बिजनेस ऑनर कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो बिजनेस के ऑनर होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय अकाउंटिंग डेटा। जो अकाउंटिंग डेटा जो रिकॉर्ड्स बताते हैं उनके बेस पे बिजनेस में डिसाइड करता है कि उसे अब अपने बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल अकाउंटिंग की नीड, कि ये मीनिंग नहीं बताया हमने आपको यहाँ पे अकाउंटिंग का। यहाँ पे आपने ये सीखा कि अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हम पहले कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो कि आगे वाले चैप्टर्स में दे रखे हैं। उन कीवर्ड्स को समझने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। सेकेंड चैप्टर है ये डी.के. गोयल सर की बुक में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इन्हें आप टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं, टेक्निकल वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे तो अकाउंटिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। हम पहले इन वर्ड्स की डिस्कस से स्टार्ट करेंगे।
तो देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो बिजनेस वर्ल्ड में डेली यूज़ किए जाते हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग अकाउंटिंग, क्योंकि इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है अकाउंटिंग का। माइट भी इनका जनरल मीनिंग डिफर हो सकता है, पब्लिक कुछ और समझ रही हो, पर अकाउंटिंग में इसका मीनिंग यही होता है। These basic terms are called accounting terminology. Terminology means technical word. इन्हें आप accounting के technical words बोलते हैं, terminology बोलते हैं। यानी अगर आपको ये meaning नहीं आएंगे समझ में, ये keywords नहीं आएंगे समझ में, तो account समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव है, जिसमें पैसे का फ्लो होता है, यानी पैसा आता है और जाता है। वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है। जैसे एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है जहाँ पे पैसा और आता है, भाई हम सामान बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, तो इकोनॉमिक फ्लो होता है, इकोनॉमिक यूनिट है आप। विच में भी बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंटिटी का मतलब हुआ जो प्रॉफिट मोटिव है। अगर आपका बिजनेस आपने इसलिए खोला है कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप बिजनेस एंटिटी हैं। और नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब आप भलाई के काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, जैसे एनजीओ होते हैं, एनपी होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव जैसे गरीबियों के लिए कुछ काम करना, गरीबों को लिए कुछ काम करना या एजुकेशन फ्री में देना, क्लब्स वगैरह, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो वो नॉन बिजनेस एंटिटी होते हैं। तो एंटिटी का मतलब क्या हुआ, एक इकोनॉमिक यूनिट है एंटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इकोनॉमिक यूनिट का मीनिंग होता है जहाँ पैसा आ रहा है और जा रहा है। हाँ, इकोनॉमिक यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है बिजनेस एंटिटी जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो कोई वेलफेयर काम करती हैं सोसाइटी के लिए। बिजनेस एंटिटी को डिटेल में ही बता रखा है। बिजनेस बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, ये भी एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा आ रहा है जा रहा है। विच इज़ फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जिसका मोटिव है इनकम कमाना, या तो आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्री होती है, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ट्यूशन दे रहा है, तो पैसे ले रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है, राइट, ठीक है, सर्विस। और या फिर आप सेलिंग गुड्स, आप गुड्स बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति एटसेट्रा। अब क्वेश्चन उठता है, कोई अगर आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस और व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको भी डीप में समझते हैं, ठीक है। आप दो तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, यूनिट भी बोल सकते हैं। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बना बनाया सामान खरीदती है और बेचती है, वो तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पहले बनाएगी और फिर बेचेगी, उसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, आप बना बनाया सामान भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पहले बनाएगी और फिर बेचेगी। एक होती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विस देती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक सर्विस है, मैं कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ आपको, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे सर्विस और गुड्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। तो सर्विस का मतलब होता है इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सेवा क्या है, हिंदी में सेवा बोलते हैं सर्विस को हिंदी में। इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन मतलब, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देगी, पर कोई वैल्यू एडिशन होगा, कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो दिखाई नहीं देता ना, ऑब्वियसली टीचर तो दिखाई देता है, पर कोई माइंड से रेज नहीं आ रही है निकल के कि वो आपके माइंड में घुस रही है। आप फील कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, पर आप उसे देख नहीं सकते। डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, आप फील कर सकते हैं, ठीक है। बार्बर की शॉप पे आप गए, आपने कटिंग कराई बालों की, आप फील कर सकते हैं ये लोग गुड्स के आप अच्छे लग रहे हैं, तो ये सर्विस है। सर्विस का मीनिंग हो गया इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, जिसे देखा तो नहीं जा सकता पर उससे कोई फ़ायदा आपको होता है, वैल्यू एडिशन होता है। अब गुड्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो मार्केट में आती है बेचने और खरीदने के लिए, जो फिजिकल होती है। ये इंटेंजिबल नहीं होती है, टेंजिबल होती है। टेंजिबल मतलब फिजिकल, जिसे देखा जा सकता है, छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फिजिकल चीज़, टेंजिबल चीज़ जो मार्केट में आती है बेचने खरीदने के लिए, उसे आप गुड्स बोलते हैं, क्लियर। तो आई थिंक इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। आप सर्विस भी दे सकते हैं, आप गुड्स भी दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो बिजनेस एंटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए आप सर्विस भी दे सकते हैं, किसी को गुड्स भी बेच सकते हैं। और गुड्स दो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनाएगी और फिर बेचेगी, एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बना बनाया सामान खरीदेगी और आगे सेल करेगी। अब नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है? नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका मोटिव या तो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करना होता है। जैसे क्लब होते हैं, क्लब समझते हैं आप, सोशल क्लब भी होते हैं जहाँ कुछ मेंबर्स कॉन्ट्री करते हैं पैसा और वहाँ पार्टीज़ होती हैं और मेंबरशिप लेनी होती है, तब भी आप उस क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका मोटिव अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करना है। हॉस्पिटल होते हैं, राइट। A non-business entity means an entity which is formed not to earn profit. इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, ऑल्दो कुछ प्रॉफिट हो सकता है पर मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना नहीं, बट टू रेंडर सर्विस, आपका सर्विस देना मोटिव है to its member and to the society. Such entities are called not for profit organization. इन्हें not for profit organization बोलते हैं। such as क्लब हो सकता है, क्लब किसी भी फॉर्म में आप खोल सकते हैं। मतलब आप कुछ ग्रुप बना के कहीं रजिस्टर्ड, अगर आप कंपनी के तौर पे खोल रहे हैं क्लब तो कंपनी खोलनी पड़ेगी, अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के तौर पे क्लब खोल सकते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट के तौर पे खोले जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ट्रस्ट क्या होता है। पब्लिक लाइब्रेरी खोल सकते हैं, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थान, कल्चर सोसाइटी एट्सेट्रा। तो अभी हमने एंटिटी का मतलब समझा। एंटिटी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी, एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट, जिसमें इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है जहाँ पैसा आता है और जाता है। और एंटिटी इंक्लूड्स, और एंटिटी को ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी का मोटिव होता है सोसाइटी के लिए अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करना। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपने कॉमर्स ली है, तो अगर आपसे कोई कॉमर्स का मतलब पूछ ले, आपने जो कॉमर्स ली है 11th-12th में अपने सब्जेक्ट्स में, तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है अगर कोई पूछ ले, तो कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य व्यापार। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करना। आप गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं, प्लस सर्विसेज को बेच रहे हैं टू और मोर एंटिटीज, दो लोग आपस में। अब वो एंटिटी कोई भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी ए ने बी को सामान बेचा है, सर्विस दी, ए कंपनी ने सी कंपनी को सर्विस दी, यानी वो कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। जो इंडिविजुअल मीन नेचुरल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला बिजनेस कर रहा है, ए ने बी को बेचा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कॉमर्स का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिंगल फॉर्म में भी हो सकती है, यानी सोल प्रोप्राइटर, कोई अकेले भी बिजनेस कर सकता है, कोई पार्टनरशिप भी खोल सकता है और कोई कंपनी भी खोल सकता है। अभी कैसे खोलते हैं पार्टनरशिप कंपनी हम डिटेल में आगे समझेंगे, आपकी बुक में आएगा ये सब, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब हो गया कि किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना बिटवीन टू एंटिटीज, वो कॉमर्स होती है। अब कॉमर्स में एक तो बिजनेस वर्ड इंक्लूड होता है। कॉमर्स तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, राइट, एक बड़ा शब्द हो गया, इसमें बिजनेस इंक्लूड है। एक इसमें प्रोफेशन भी इंक्लूड होता है, पेशा हिंदी में बोलते हैं प्रोफेशन। और एक वर्ड इसमें वोकेशन भी इंक्लूड होता है, वोकेशन। तो सर बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन में क्या फ़र्क हुआ? बिजनेस और प्रोफेशन में फ़र्क समझते हैं पहले। तो बिजनेस का मतलब तो वही है कि अगर आप गुड्स और सेल कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो बिजनेस है। और बिजनेस कोई लिटरेट पर्सन भी कर सकता है और इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, राइट। कोई भी बिजनेस खोल सकता है, आप पढ़े लिखे हैं तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एज पर द लॉ जो रूल्स बनाए गए हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप प्रोफेशनल पर्सन की बात करें, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास और प्लस रिक्वायर्ड स्किल या नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, ठीक है, आपको सीए का सारा काम आ गया पर आप सीए पास नहीं हो पाया कोई, राइट, तो फिर वो प्रोफेशनल पर्सन नहीं कहलाएगा, ठीक है। कोई डॉक्टर है कि हाँ कंपाउंडर काम करता है, वो 20 साल से कंपाउंडर का काम कर रहा है, तो जो 20 साल से कंपाउंडर का काम कर रहा है उसने अपनी लाइफ में बहुत क्रिटिकल केसेस देखे होंगे, उसे पता है कि किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है, कैसे ऑपरेशन करना है। पर क्या कंपाउंडर ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, वो एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, ठीक है। स्किल माइट भी हो सकती है उसके पास, क्योंकि वो इतने सालों से वो काम देख रहा है, हेल्प कर रहा है डॉक्टर्स की,
पर उसके पास डिग्री नहीं है तो प्रोफेशनल पर्सन नहीं कहलाएगा। तो प्रोफेशन के लिए पहली नीड होती है डिग्री होनी चाहिए प्लस रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे लॉ करते हैं LLB हो गया, MB हो गया, CA CA CMA CFA, तो ये सब प्रोफेशनल डिग्री है। तो बिजनेस और प्रोफेशनल फ़र्क आएगा होगा, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, पर प्रोफेशन के लिए आपके पास एक डिग्री का होना मस्ट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशन सर? वोकेशन का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, यानी आपके पास कोई नेचुरली स्किल है और आप उसको यूज़ करते हुए कोई इनकम कमाते हैं, तो वोकेशन है। फॉर एग्जांपल आप सिंगर हैं, तो सिंगर बनने के लिए कोई डिग्री तो नहीं लेनी है, राइट? आप बिना डिग्री के ही बन सकते हैं सिंगर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई डिग्री होगी तभी आप सिंगर बनेंगे। आप अपनी नेचुरल टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, एक्टिंग, डांसिंग, इन सब, तो ये वोकेशन। और वोकेशन को प्रोफेशन का ही पार्ट माना जाता है आम लैंग्वेज में, नॉर्मल बोलचाल में, कि प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन ऑल्सो, क्योंकि इन्हें भी प्रोफेशनल पर्सन ही बोला जाता है। पर थ्योरेटिकली डिफरेंस है। वोकेशन मीन्स आप जब नेचुरल टैलेंट को यूज़ करते हैं, अपनी कोई स्किल को यूज़ करते हैं वहाँ पर और फिर कुछ कमाते हैं, वोकेशन है। अगर डिग्री और प्लस स्किल को यूज़ करते हैं तो प्रोफेशन है। और बिजनेस तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, इसे कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या चाहे अनपढ़ हो, ठीक है? तो कॉमर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बिजनेस भी आ जाएगा, प्रोफेशन भी आ जाएगा और वोकेशन भी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब दे रखा है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनमें पैसा या तो आएगा या जाएगा, तो उसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो मनी में आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आपका पेन बेचने का बिजनेस है, तो आपने पेन खरीदे तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपने पेन बेचे तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो पैसा आ रहा है, या आउटफ्लो हो रहा है पैसा जा रहा है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होंगे। फाइनेंशियल पोजीशन बताया था या तो लोन यानी लायबिलिटी और असेट, या तो कोई असेट बढ़ेंगी, आपके पास कोई चीज़ आएगी, या आपने कोई लोन लिया होगा, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे पैसा इनफ्लो आउटफ्लो की बात हो रही है, पैसा आ रहा जा रहा है, एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है, यानी या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, यानी आपने किसी से उधार लिया पैसा, उधार सामान खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, या किसी को आपने नई असेट परचेज करी तो भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ही बताया था, आपकी लायबिलिटी और असेट को जो चीज़ें शो करती हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनती है, अभी आप पढ़ेंगे, फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड लायबिलिटी लिखी जाती है, कितनी कितनी लायबिलिटी किस किस को आपको देना है, और एक साइड असेट लिखी जाती है। असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे आपका पूरा कंट्रोल है, जो आपके बिजनेस में आपके नाम से है, जो आपको राइट देती है, फ्यूचर में बेनिफिट्स देती है, उसे आप असेट बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब असेट है। whenever any business transaction take place, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, इट चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट, या तो कोई असेट की वैल्यू में चेंज आएगा। जैसे आपने एक बिल्डिंग एक थी तो एक और बिल्डिंग खरीदी तो असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, दो बिल्डिंग थी एक बेच दी तो भी कम हो जाएगी। नहीं, कोई असेट में चेंज आएगा, लायबिलिटी में चेंज आएगा, अगर लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लोन चुकाया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। और कैपिटल, ऑनर ने कैपिटल लगाई ज़्यादा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ऑनर ने कैपिटल निकाली, बिजनेस से पैसा निकाला तो घट जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का शॉर्ट में मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन बिजनेस का जिसमें पैसा आ रहा है और या फिर जा रहा है, और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा, यानी आपकी या तो लायबिलिटी कम होगी या बढ़ जाएगी, आपकी असेट कम होगी या बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटेल में बता रखी हैं। इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तो गुड्स जाएगा आपके पास या सर्विस जाएगी फॉर मनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, ठीक है? कंसिडरेशन मतलब जैसे मैंने आपको पेन बेचा, आपने मुझे उसके बदले पैसे दिए, तो जो पैसे आपने दिए वो मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है, कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है? तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है या तो उसमें गुड्स एक्सचेंज होती है और सर्विस एक्सचेंज और मनी, पैसे के बदले, या तो आप सामान बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग हो गया समथिंग इन रिटर्न। इट हैज़ डुअल और टू आस्पेक्ट, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड और इक्वल अमाउंट, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा, मान लेते मिस्टर राम को आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है? सेल करी आपने, राइट? तो अब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं जानते अकाउंट कैसे रिकॉर्ड होती है, तो आप क्या करेंगे, कहीं अपनी डायरी में, कहीं नोटबुक में नोट करेंगे कि हमने राम को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, सेल किया, राइट? अब ऐसे लिखेंगे हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश हिंदी, राम को हमने 1 लाख का सामान बेचा। तो अकाउंट ये बोलती है कि यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं,
ठीक है, एक तो राम का नाम आ रहा है, एक सेल आ रहा है, राइट, सेल हो रही है, एक तो एक राम का नाम आ रहा है। तो अकाउंट ये बोलती है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसमें कम से कम 2 पार्टीज तो होंगी। बिना 2 पार्टी, एक तो होगी, एक आप जो सामान बेच रहे हैं, ठीक है, एक तो आप हो गए यू जो सामान बेच रहे हैं, राइट, एक तो यू हो गया आप, और एक हो गया राम। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, उसमें एटलीस्ट 2 पार्टी तो होंगी। और जब 2 पार्टी होंगी तो उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक को डेबिट किया जाएगा, यानी एक को एक साइड लिखा जाएगा और एक को क्रेडिट किया जाएगा। अब कब डेबिट किया जाएगा, कब क्रेडिट किया जाएगा, इनके रूल्स आएंगे अभी अकाउंट्स में, कि कब किसी चीज़ को डेबिट करते हैं, कब किसी को क्रेडिट करते हैं। आप ऐसे रफली नोट नहीं करेंगे, एक सिस्टम आएगा कि कब इसको डेबिट साइड लिखना हो, कब इसको क्रेडिट साइड, और दोनों का टोटल इक्वल होगा। जैसे राम को मैं इनको 1 लाख का सामान बेचा, तो राम 1 लाख लिख दिया राम के नाम से, और मेरे लिए सामान बेचा सेल है, तो सेल में मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। अभी कैश क्यों होगा इक्वल, ठीक है, इसके रूल्स हम आगे आएंगे, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, वरना मगअप करना हो जाएगा, रटना हो जाएगा। अभी आप ये समझिए, अकाउंट्स में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है, और हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। कोई अपने आप को सामान थोड़ी बेच सकता है, आप किसी को भी बेचेंगे तो एक तो आप पार्टी होंगे, एक अदर पार्टी होगा, तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और इसको एक साइड डेबिट साइड होगी और एक साइड क्रेडिट साइड होगी। तो इट हैज़ डुअल और टू एस्पेक्ट। बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होंगे, वन इज डेबिट, कब होगा डेबिट और कब होगा क्रेडिट हम आगे सीखेंगे। इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यानी पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं कैश में, और ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में तो उधार, ऑन क्रेडिट में तो उधार खरीद रहे हैं, और व्हेन सैलरी आर पेड टू एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो भी पैसा जा रहा है, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, आपने अपने बैंक से लोन लिया था, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी पैसा जा रहा है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है किसी भी नाम से, चाहे वो सेल किया, चाहे परचेज किया, लोन लिया, उधार दिया, तो ये वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आगे पढ़ते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसिडर ट्रांजेक्शन, सोशल एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। जैसे पड़ोस वाले घर से गाजर का हलवा आया, अगले दिन आपकी मम्मी ने कुछ मान लेते कुछ हलवा, दूसरे तरह का हलवा बना के भेजा, तो ये एक्सचेंज किया आपने, राइट। पर ये सोशल एक्टिविटी है, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है आपका, ये सोशल एक्टिविटीज़ ही हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, सोशल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदा, इट विल नॉट बी कंसिडर एज ए ट्रांजेक्शन, इसे ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट है। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उन्हें आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर हियर, राइट। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन में बी क्लास में टू के टाइप, 2 तरह के हो सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी पार्टीज से डील हो रही हैं, और एक इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी, यानी आप अलग बिजनेस कर रहे हैं, मैं अलग बिजनेस कर रहा हूँ, हमारे बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी, एक ही बिजनेस एंटिटी में होती है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट। अब सर ये डेप्रिसिएशन क्या है और फिक्स असेट क्या है, वैसे आप आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ शॉर्ट में समझा देते हैं। फिक्स असेट मतलब जो कोई भी असेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने खरीदी, असेट का मतलब तो ही बताया था, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोजीशन में है, आपके अधिकार में, उसे असेट बोलते हैं, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देती है, ठीक है। यानी इन्वेस्ट तो आपको अभी करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, पर फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने एक लैंड खरीदी, फिर इस पर बिल्डिंग बनवाई, तो टाइम लगेगा, पर एक आपको फ्यूचर में तो फ़ायदा ही मिलेगा। तो बिल्डिंग एक असेट है आपके लिए। आपने बिल्डिंग खरीदी, मान लेते हैं 100 करोड़ की खरीदी। अब बिल्डिंग जो आपने खरीदी है 100 करोड़ की खरीदी है, राइट, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्या ये बिल्डिंग हमेशा ही बनी रहेगी, इसकी लाइफ इंडेफिनिट होगी, अनंत काल तक चलती रहेगी? नहीं सर, टाइम टू टाइम इसमें इसकी वैल्यू गिरती जाएगी, ठीक है। वैल्यू कैसे गिरेगी, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, राइट, टूट फूट होती जाएगी। तो जो टूट फूट होती है या पुरानी हो जाती है, समय के साथ चीज़ की जो चीज़ है उसकी वैल्यू में गिरावट होती है, तो उस गिरावट को अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी थी एसेट, राइट, तो इन्हें फिक्स एसेट बोलते हैं।
फिक्स मतलब जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है आपने, इनको मोटिव आपका बेचने का नहीं है। वो अलग बात है कि बिल्डिंग बहुत ही डैमेज हो जाए तो बेचता ही है आदमी, पर मोटिव आपका बेचने का नहीं है, आपका मोटिव है बिजनेस में काम में लेने का लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उन्हें फिक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन, जो गिरावट हो रही है हर साल इस बिल्डिंग की वैल्यू में, उससे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सपोज आपने अनुमान लगाया कि 5% वैल्यू हर साल गिरेगी, तो 5 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यू है, 100 करोड़ का 5% 5 करोड़, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब ड्यू टू वियर एंड टीयर, टूट फूट की वजह से, और ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज, कई बार टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आपने नया कंप्यूटर खरीदा, 2 साल बाद पता चला एक नई टेक्नोलॉजी आ गया, तो वो कंप्यूटर अब आउटडेटेड हो जाएगा, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस बदलती है, तो या तो टाइम स्पेंड होने की वजह से, कई बार टाइम स्पेंड की वजह से, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो असेट की वैल्यू में गिरावट होती है, जो टूट फूट की वजह से, जो भी टाइम की वजह से गिरावट हो रही है, उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया जाता है अकाउंट्स में, और ये नुकसान है आपके लिए, राइट। तो ये इंटरनली नुक्स हो रहा है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ये कोई आउटसाइड पार्टी की वजह से नुकसान नहीं हो रहा, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, इसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ये लॉस माना जाएगा और इनकम में से लेस किया जाएगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का डिटेल में मीनिंग। फिफ्थ पॉइंट, इट रिजल्ट, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में बताया था लाइबिलिटी और असेट, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम असेट, किसी असेट की वैल्यू में चेंज होगा, लाइबिलिटी में चेंज होगा या कैपिटल में चेंज होगा। जैसे आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने 2 बिल्डिंग खरीदी तो असेट बढ़ जाएगी, आपने किसी से लोन लिया था, आपने चुका दिया तो लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर होगा तो या तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें इफेक्ट होगा। द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, और आप उस चेंज को मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम पैसे में नाप सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है जिसे आप पैसे में नहीं मेजर कर सकते, माप सकते, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैनेजर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपकी कंपनी में, काफ़ी मेहनत कर रहा है आपकी कंपनी में दिन रात, अब वो जॉब छोड़ के चला जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी को नुकसान होगा। पर क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं उस मैनेजर के जाने से कितना नुकसान होगा? नहीं। ठीक है, वो एक सब्जेक्टिव होगा, मतलब कोई प्रूफ नहीं है, आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, पर इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। एम्प्लॉयर बीमार हो गया, 4 दिन बिजनेस पे नहीं आया, तो बीमार होने की वजह से बिजनेस को कितना नुकसान हुआ, इसका अनुमान लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते, राइट। तो ये चीज़ें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती, बिजनेस में वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया, जिस सामान जल गया। लॉस ड्यू टू अ कस्टमर इनएबिलिटी टू पे, किसी कस्टमर को आपने उधार सामान बेचा था, वो पैसा नहीं दे रहा। आर ट्रांजेक्शन बिकॉज द लॉस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन्हें तो आप मेजर कर सकते हैं कि आग लगने से कितना सामान जला, जिस कस्टमर को हमने पैसे भेजे थे उसने सामान पैसे नहीं दिए तो कितना नुकसान हुआ, इन्हें तो आप मनी में मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड होगा। हाउएवर व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, कोई मैनेजर बिजनेस से रिटायर्ड हो रहा है, द लॉस टू द बिजनेस मे बी क्वाइट लार्ज, हो सकता है लॉस बहुत बड़ा होगा, बट सिंस इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, पर आप उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। यानी अकाउंट्स में केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सर, अगर कोई हमसे बिजनेस ट्रांजेक्शन पूछे तो क्या इतना सारा बोलना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल इतना बोलना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का जिसमें इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है या जा रहा है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, कोई एसेट बढ़ेगी या घटेगी। और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ, ये तो आपको समझाने के लिए दिया था कि केवल वही ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जाएगा, जिन्हें मनी में मेजर नहीं किया जा सकता वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब होता है एंड रिजल्ट, यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ उसका क्या परिणाम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, वो एंड रिजल्ट जो है वो इवेंट कहलाता है। जैसे आपने 10 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, 10 लाख का सामान खरीदा, उसे 12 लाख में बेचा, 12 लाख में, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो वो इवेंट हुआ, जो एंड रिजल्ट निकला वो इवेंट है। तो एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेज, ये परिणाम होता है, रिजल्ट होता है ऑफ अ ट्रांजेक्शन, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बुक में दिया हुआ है।
सचिन स्टार्ट अ बिजनेस, सचिन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई। तो कैपिटल मतलब जो ऑनर पैसा लगाता है, वैसे आगे भी आएगा कीवर्ड्स, पर अभी समझ लें ऑनर जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, जो भी अपने पास से असेट लेके आता है, बिल्डिंग फर्नीचर बिजनेस के लिए, उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैश में भी लगा सकता है, काइंड मतलब वस्तु के तौर पे भी लगा सकता है। 10 लाख की कैपिटल लगाई। ही परचेज गुड्स फॉर 6 लाख, 6 लाख का सामान खरीदा कैश में, एंड सेल 2/3 ऑफ दीज गुड्स फॉर 520, यानी 6 लाख में से केवल 2/3 सामान बेचा है, पूरा सामान नहीं बेचा है, ठीक है। तो 6 लाख का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो 4 लाख आएगा, राइट। 6 लाख का 2/3 सामान आपने बेचा, खरीदा था 6 लाख का, बेचा है 2/3 में, तो 4 लाख का बेचा, राइट। अभी 4 लाख का जो सामान है आपने बेचा है 528 में, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ही ऑल्सो पे ₹40,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन, आपने कोई गोडाउन किराए पे ले रखा होगा गोदाम, उसका किराया दिया 40,000। द फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी, तो इसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? ट्रांजेक्शन तो बहुत ईजी है बताना कि जिनमें पैसा आ रहा है या जा रहा है वो ट्रांजेक्शन है, राइट। तो आप पकड़ते हैं, देखें तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख इन द बिजनेस, यानी जो कैपिटल लगाई ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा आया बिजनेस में। आपने गुड्स खरीदा 6 लाख का, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। फिर आपने इसे बेचा, 2/3 गुड्स बेचा 520 में, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा आया। आपने 40,000 रुपये का रेंट दिया तो पैसा गया, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो ट्रांजेक्शन तो बहुत ईजी है पहचाना है, जिसमें पैसा आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है किसी भी रीज़न से, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। इवेंट क्या है? इवेंट मतलब एंड रिजल्ट, आपका एंड रिजल्ट क्या निकला, तो ईजी है। आपकी जो सबसे पहले प्रॉफिट बता रहे हैं, सारे खर्चे घटा दें इनकम में से, तो प्रॉफिट होगा। जैसे 520 सेल है आपकी, पैसा आया प्लस में। फिर आपने 2/3 सामान बेचा है ना, 6 लाख पूरा थोड़ी बेचा है, तो 6 लाख का 2/3 4 लाख, तो 4 लाख ये हो गया सामान का कॉस्ट हो गई, खर्चा। और एक गोडाउन का रेंट आपने 40,000 चुकाया, तो टोटल आपका खर्चा हुआ 440 और पैसा आया आपका 520, तो 80,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन उठता है सर जो 2 लाख का सामान और बचा है वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, जो बिकने से रह गया, नहीं बिक पाया, उसे आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मतलब गुड्स बोलते हैं अकाउंट्स में, और वो एंड रिजल्ट होगा, ठीक है, जो नहीं बिका सामान। तो 6 लाख का सामान था, 2/3 तो बिक गया, 1/3 बच गया, तो ये एंड रिजल्ट। इसे खर्चा नहीं मानेंगे ना अभी, ये जब बिकेगा तो हम सेल में से डिडक्ट करेंगे, अभी आप इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। जो बिक रहा है सामान उसी को कॉस्ट मानेंगे। 6 लाख का सामान था, 6 लाख में से 2/3 ही तो बेचा है, तो 2/3 यानी 4 लाख का ही खर्चा मानेंगे, 2 लाख को अभी खर्चा नहीं मानेंगे क्योंकि बिका नहीं है। ये एंड रिजल्ट ज़रूर है, ठीक है, इवेंट है क्यों, जो बच गया सामान। फिर अब कैश बैलेंस जो बचा ईयर के एंड में, ईजी है, बहुत जोड़ लेते हैं भाई। 10 लाख तो कैपिटल लगाई थी ऑनर ने, तो 10 लाख बिजनेस में आए थे, राइट। 520 और आए थे, टोटल बिजनेस में पैसा आया था 1520। 10 लाख तो ऑनर ने कैपिटल लगाई थी वो, प्लस सेल की थी, आपने सामान बेचा था 520, 1520 आया। फिर ये 6 लाख का सामान आपने खरीदा था कैश में और 40,000 रुपये किराया दिया, तो ये चला गया पैसा। तो जो एंड में कैश आपके पास में बच गया 880 का, तो ये भी एक इवेंट है जो बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ, वो इवेंट हो गया, क्लियर। इसी तरह कैपिटल लगाई थी उन्होंने, 10 लाख पैसा लगाया था, 10 लाख पे 80,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, तो जो आपकी कैपिटल है वो बढ़ जाएगी 1080। अगर प्रॉफिट होता है तो ऑनर की कैपिटल बढ़ जाती है, यानी जो पैसा लगाता है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। और अगर लॉस होता है तो कैपिटल को घटा दिया जाता है। तो आई होप इवेंट और ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। वापस रिवाइज करनी, ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें पैसा, या तो ट्रांजेक्शन बोलें या बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ही बात है, या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है किसी भी वजह से, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट डालेगा, यानी लायबिलिटी या असेट पे इफेक्ट डालेगा, उसे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा बिजनेस में, जिसे आप मनी फॉर्म में मनी मेजर कर सकते हैं, मनी के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर नहीं किए जा सकते वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इवेंट का मतलब हुआ एंड रिजल्ट, यानी जो ट्रांजेक्शन आपने किया उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो बच गया, वो सब इवेंट के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंट, अकाउंट का मतलब तो इजी है, किसी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अपने नॉलेज के लिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस के लिए, तो वो अकाउंट होता है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, ऑफ लाइक नेचर रिकॉर्डेड एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड वन प्लेस, एक जगह लिखे जाते हैं। सब महीने, हर महीने किराया देते हैं तो वो एक जगह लिखा जाएगा, रेंट कितना कितना दिया। अब हर महीने सामान खरीदते बेचते तो सेल अलग लिखी जाएगी, परचेज अलग जाएगी, नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सच प्लेस इज कस्टमरली टर्म एज अकाउंट, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं अपनी डिटेल की, मैंने इस महीने कितना सामान बेचा, इस महीने कितना खरीदा, रेंट कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना दिया, तो जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड वाली बुक को, उस रिकॉर्ड वाले प्लेस को अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट का मतलब हो गया टू रिकॉर्ड, ठीक है।
प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले हमारे लिए अकाउंट का एक फॉर्मेट समझना जरूरी है। एक फॉर्मेट दे रखा है अकाउंट में कि जब आप रिकॉर्ड करेंगे किसी चीज़ को तो किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें, तो जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट है, अब कैश को आ रहा है जहाँ रिकॉर्ड करें तो एक ये टी शेप का अकाउंट होता है, देखिए टी जैसा है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड हो गई, एक तो इसकी डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अब कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है हम आगे सीखेंगे, पर इसी तरह रिकॉर्ड होता है। अगर रेंट अकाउंट होता है, आप रेंट पे करते हैं हर महीने, तो रेंट अकाउंट हो जाता। अगर आप सेल करते हैं तो ये सेल अकाउंट। अकाउंट सारे इसी फॉर्मेट में बनते हैं, एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है। शॉर्ट में DR बोलते हैं, डेबिट रिकॉर्ड, और CR क्रेडिट रिकॉर्ड, यानी क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना CR, शॉर्ट में CR लिखते हैं क्रेडिट को, और डेबिट DR की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड। अगर आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करें तो शॉर्ट में DR लिखते हैं। देखें, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, राम श्याम और आइटम। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर आदमी का अलग रिकॉर्ड होगा। राम को सामान बेचा तो राम का अकाउंट बनेगा, श्याम को बेचा तो श्याम का ही बनेगा, ठीक है। असेट, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर, सबका अलग अकाउंट होगा, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन, जहाँ पे आप ये रिकॉर्डिंग करते हैं, इस टर्म एज एन अकाउंट, उस जगह को अकाउंट बोलते हैं। सच इज अकाउंट ऑफ घनश्याम, जैसे घनश्याम को बेचा है सामान खरीदा है तो अकाउंट हो गया घनश्याम का। अकाउंट ऑफ राम, द अकाउंट ऑफ मशीनरी, द अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट एंड लाइकवाइज। ऑल ट्रांजेक्शन एंटर इनटू विद घनश्याम, जितने भी ट्रांजेक्शन आपने घनश्याम के साथ की, खरीदा बेचा, वो घनश्याम की बुक अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। एंड सिमिलरली ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू राम, आपने राम के साथ जो भी लेन देन किया वो सारे ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द अकाउंट ऑफ राम में रिकॉर्ड होंगे। अकॉर्डिंग टू कार्टर, कार्टर एक ऑथर थे, ठीक है, एक नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी लैंग्वेज में अकाउंट की। डेफिनेशन मीनिंग का मतलब आप समझते हैं, राइट। डेफिनेशन का मतलब होता है कोई स्कॉलर, कोई विद्वान आदमी जब किसी चीज़ पे कमेंट करता है, कुछ बताता है तो डेफिनेशन बोलते हैं। और मीनिंग तो कोई भी दे सकता है, जैसे मैं भी मीनिंग दे सकता हूँ किसी चीज़ का, मतलब आप भी दे सकते हैं। और डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं क्योंकि ये किसी पर्सन की एज इट इज़ कही गई बात है। एन अकाउंट इज़ अ लेजर, लेजर मतलब एक बुक है जहाँ पे अकाउंट खोले जाते हैं। रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म, शॉर्ट में आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं किस किस को कितना सामान बेचा। ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस, जो हो चुके हैं विद अ पर्टिकुलर पर्सन, या तो किसी पर्सन के साथ, और थिंग्स स्पेसिफाइड। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड टू साइड, दो साइड होती हैं अकाउंट्स की, ठीक है। द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड होती है ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्ररी यानी कस्टमरी, ट्रेडिशनली नोन एज डेबिट साइड, इसे डेबिट साइड बोला जाता है प्राचीन, मतलब परंपरागत तौर पर कस्टमरी, ट्रेडिशनली। एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, और जो राइट साइड लिखा जाता है वो क्रेडिट साइड होती है। इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। डेबिट को DR लिखते हैं, DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड करना, और क्रेडिट को लिखते हैं CR, शॉर्ट में क्रेडिट रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश, अगर कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है इन एन अकाउंट, एंटायरली कैश अकाउंट खोलेंगे, इट्स फॉर्मेट विल बी गिवन एज अंडर, इसका फॉर्मेट आपको दे रखा है, ये T फॉर्मेट में हो गया, एक तरह से जैसा T बनाते हैं ऐसा हो गया, राइट। द अबव अकाउंट रिजेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर T, एक तरह से कैपिटल लेटर T की तरह होता है। इट इज ऑफन जनरली कॉल्ड T शेप, इसे T शेप भी बोलते हैं, जनरल अकाउंट फॉर्मेट को T शेप बोलते हैं। एंड अकाउंट इज एब्रीवेटेड अकाउंट A/C, अगर अकाउंट को, जैसे आप अकाउंट को पूरा ना लिखे आप A/C भी लिख सकते हैं। A/C का मतलब होता है अकाउंट, क्लियर। तो अकाउंट का मतलब हो गया जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन के या किसी आइटम के, तो उसे अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट T शेप में बनाया जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, शॉर्ट में DR बोलते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट बोलते हैं राइट हैंड साइड को, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। अकाउंट को T शेप में बनाया जाता है, इसे शॉर्ट में AC भी लिख सकते हैं, आप अकाउंट को AC के नाम से भी लिख सकते हैं, क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक कैपिटल, इसमें आज के लिए कैपिटल का मतलब बताया था, जो ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल में वो कैश भी लेके आ सकता है, कोई असेट भी, कोई चीज़ भी लेके आ सकता है। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, ऑनर, जो प्रोपराइटर मतलब ऑनर जो लगाता है इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी ला सकता है, कोई गुड सामान ला सकता है, कोई एसेट ला सकता है। फॉर द फर्म इट इज़ लाइबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोपराइटर, एक तरह से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस को अलग माना जाता है अकाउंटिंग करते समय, और बिजनेसमैन को अलग माना जाता है। वैसे तो एक ही बिजनेस है, पर इसको समझ ले ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, वैसे ही आगे भी आएगा, पर जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग पर्पस, जैसे मिस्टर A है,
इसके पास 10 लाख रुपए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस है, ये जीता जाता है इंसान मान लेते हैं वह बिजनेस को समझने के लिए। वैसे तो बिजनेस एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, पर हम इसे जीता जागता इंसान मान लेते हैं। और एक बैंक है, बैंक तो आप समझते ही हैं, कोई से बैंक ले सकते हैं। अब मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए हैं और 2 ऑप्शन है, ये चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इस पैसे से, और चाहे तो ये पैसा बैंक में भी लगा सकता है। तो मिस्टर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो ये पहले बिजनेस से बात करता है। देखो, मैं ये पैसा तुम्हारे अंदर लगाऊंगा, तो ये पैसा तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी रहेगा। लाइबिलिटी मतलब लोन के तौर पे रख माना जाएगा, तुम इसे लोन मानोगे मेरे पैसे को, क्योंकि अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो बैंक मेरे पैसे को लोन के तौर पे ट्रीट करता है, यानी मेरा पैसा बैंक के ऊपर लोन है, तभी तो आप क्रेडिट करता है बैंक। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, बैंक को देना है आपको। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी, देना है। तो बैंक में अगर आप पैसे जमा करा रहे हैं तो आपके लिए तो असेट है, आपको तो लेने हैं बैंक से तो असेट, पर बैंक के ऊपर आपका पैसा लायबिलिटी होता है, लोन होता है। तो अगर तुम ये बात मानोगे तो ये पैसा मैं तुम्हारे अंदर लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। तो बिजनेस बोलता है यस, मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, बैंक के ऊपर भी लायबिलिटी है तुम्हारा पैसा, तो मैं भी इसे लायबिलिटी मानूंगा। तो वो मान जाता है। फिर ऑनर बोलता है जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, राइट, तो तुम भी मुझे इंटरेस्ट दोगे तभी मैं पैसा तुम्हारे अंदर लगाऊंगा। तो बिजनेस बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा, जिसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। टॉपिक आगे आएगा, यानी बिजनेस अपने ही ऑनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, ठीक है, क्योंकि सेपरेट माना जाता है। अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग बोलती है कि ऑनर को अलग माना जाएगा, बिजनेस को अलग माना जाएगा अकाउंटिंग करते समय। वैसे तो आपका ही बिजनेस है, पर अकाउंटिंग करते समय आप एक सेपरेट पर्सन है और बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, क्लियर। इसी तरह तो ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं अकाउंट में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी आएंगे कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल से फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट, कुछ यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। इसी तरह ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि बिजनेसमैन को अलग समझा जाएगा, बिजनेस को अलग समझा जाएगा अकाउंटिंग करते समय, ठीक है। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस जो मैन जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो लायबिलिटी माना जाएगा बिजनेस के लिए। आगे पढ़ते हैं। फॉर द फर्म मतलब बिजनेस के लिए इट इज़ अ लायबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोपराइटर। जो फर्म मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाया वो लायबिलिटी है, बिजनेस को पैसा लौटाना पड़ेगा जब ऑनर मांगेगा। दिस इज सो बिकॉज द प्रोपराइटर इज अ सेपरेट, मालिक को अलग समझा जाएगा, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस से अलग माना जाएगा। कैपिटल इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड असेट आर परचेज इन द बिजनेस। जो बिजनेसमैन को जो पैसा देता है, कैपिटल देता है, उससे बिजनेस या तो गुड्स खरीदता है। गुड्स मतलब डे टू डे बेचने के लिए जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो गुड्स हैं। जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो आपका कपड़ा खरीदना और बेचने का काम है, तो गुड्स माना जाएगा आपके लिए। और अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, एसेट मतलब लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, वो भी खरीद सकते हैं। एज सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट एडेड अप एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट। तो इसे कैपिटल बोलते हैं। अभी इस लाइन को हम बाद में समझेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अभी समझाएंगे तो फिर आपको पहले करंट असेट का मतलब बताना होगा, फिक्स असेट और डिटेल में समझानी होगी, तो ये इसी चैप्टर में आगे आने वाली। तो इन्हें काटना नहीं है इस चीज़ को, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कैपिटल वो अमाउंट है जो ऑनर इन्वेस्ट करता है, और अकाउंटिंग करते समय ऑनर को सेपरेट पर्सन माना जाएगा, वो दूसरा आदमी माना जाएगा, और जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में कैपिटल, उसे लायबिलिटी कंसिडर किया जाएगा। बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, यानी बिजनेस को पैसा कमा के ऑनर को वापस करना होगा, ठीक है। तो आज हमने जो समझा हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग, किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे अकाउंट बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक की टर्म्स हैं, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप अकाउंटिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हमने जो कीवर्ड्स पढ़े थे, सबसे पहले एंटिटी पढ़ा था, एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। वो बिजनेस यूनिट भी हो सकती है और नॉन बिजनेस यूनिट भी हो सकती है। बिजनेस यूनिट मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, नॉन बिजनेस यूनिट मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे एनपी होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गरीबों की भलाई के लिए कोई संस्थाएं चलती हैं, तो वो नॉन बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब आपको समझ में आ ही गया, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होते हैं, यानी कोई एसेट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है।
और अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें मनी मेजरमेंट किया जा सकता है, जिन्हें आप मनी के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवेंट का मतलब हो गया एंड रिजल्ट, यानी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका एंड रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितना कैश बचा बाद में आपके पास में, ठीक है, कोई स्टॉक जो बिकने से रह गया सामान, वो सब, तो वो एंड रिजल्ट है। अकाउंट का मतलब आपने पढ़ ही लिया, अकाउंट मतलब टू रिकॉर्ड समथिंग, कि रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट को एक सिस्टमेटिक वे में, और वो जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे लेजर बोलते हैं, अभी आप पढ़ेंगे। अकाउंट टी फॉर्मेट में बनाया जाता है बिजनेस में। एक साइड डेबिट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की वो डेबिट साइड होती है, शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, डेबिट रिकॉर्ड। और जो जो राइट साइड होती है अकाउंट की उसे क्रेडिट बोलते हैं, शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड। और ये टी फॉर्मेट में बनाया जाता है। और अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखा जाता है। अगर पूरा आप अकाउंट वर्ड नहीं लिखना चाह रहे तो A/C लिख देंगे, तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म अकाउंट ही माना जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, जो बिजनेस में पैसा लेके आता है, अपने पास से पैसा जो ला रहा है, कैश लेके आ रहा है या कोई एसेट लेके आ रहा है, उन सबका टोटल कैपिटल होता है। और अकाउंटिंग करते समय अकाउंट्स में बिजनेसमैन को अलग माना जाएगा, बिजनेस को अलग माना जाएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये कॉन्सेप्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे। कौन से मतलब कि कुछ प्रिंस रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए, उन्हें आप फॉलो करना होगा ताकि सब एक जैसी अकाउंटिंग करें। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम 11th की बुक भी जो 11th की पढ़ाई भी करेंगे वो डीके गोयल सर की बुक से करेंगे, 12th की भी करेंगे, प्लस हम सीए फाउंडेशन की भी साथ में तैयारी करेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी जो सीए फाउंडेशन में टच होते हैं, फिर हम सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के उसमें उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपकी सीए फाउंडेशन की भी पढ़ाई साथ साथ होती रहे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।